हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच शांति वार्ता को लेकर बात चल ही रही थी दोस्तों। लेकिन इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये कि चेतावनी के मात्र 1 घंटे बाद ही आक्रामक हो गया ईरान। अमेरिकी पोत अब्राहम लिंकन को बना दिया निशाना। जी हाँ दोस्तों, जिसने अमेरिका के पेंटागन और डिफेंस सिस्टम में तहलका मचा दिया। जी हाँ, चौंका दी डोनाल्ड ट्रंप की आंखें दोस्तों। इतना ही नहीं, अटैक के बाद ईरान ने कह दिया कि ट्रंप की शर्तों पर नहीं बल्कि हमारी शर्तों पर युद्ध होगा खत्म। हम अपनी शर्तों पर इस युद्ध को खत्म करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ में अमेरिका के सामने 5 बड़ी मांगे रख दी ईरान ने। वो कौन सी 5 बड़ी मांगे हैं? साथ ही साथ यहाँ तक कह दिया ईरान ने कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम और डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति से। जी हाँ दोस्तों, आखिर अमेरिका के किस व्यक्ति से बात करना चाहता है ईरान? डोनाल्ड ट्रंप को छोड़कर। तो वहीं इस जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता के उठे सवाल पर जयशंकर जी ने दिया तगड़ा जवाब। कह दिया हम दलाल देश नहीं हो सकते। आखिर उनके इस लाइन का, इस सेंटेंस का क्या मतलब है दोस्तों? तो वहीं आपको बताएंगे आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस ताकत के दम पर पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का बना रही है मन। तो वहीं दोस्तों, बंगाल इलेक्शन को लेकर सबसे बड़ी जानकारी आपको बताएंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा खेला कर दिया। बंगाल में ममता बनर्जी की कर दी हालत खराब। वहीं आपको बताएंगे क्या अब गैस सिलेंडर 25 दिन के बाद अब 35 दिन में बुक होगा एलपीजी सिलेंडर। क्या है नियम दोस्तों? क्या आया सरकार का बयान? और जिनके यहाँ पर गैस पाइपलाइन है उनके लिए क्या है बड़ी जानकारी? नया बदलाव सामने आया है दोस्तों। बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि ट्रंप ने वाकई में ईरान को छोटा देश समझकर पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी, जो आज अमेरिका को ही भारी पड़ गया दोस्तों, और मानते हैं कि ये युद्ध भारत के अलावा कोई और शांत करवा भी नहीं सकता, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों इजराइल और अमेरिका से जारी जंग के बीच ईरान ने बहुत बड़ा दावा कर दिया। ईरानी आर्मी का कहना है कि तट से समंदर की ओर दागी गई क्रूज मिसाइलों ने यूएसएस अब्राहम लिंकन को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है दोस्तों। इतना ही नहीं, ईरानी नेवी के कमांडर ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन हमारी मिसाइल रेंज में आया तो हम उसको और टारगेट करेंगे। हम यूएसएस अब्राहम लिंकन पर लगातार नजर रख रहे हैं। ईरान के यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाने के दावे को अभी तक दोस्तों अमेरिका की तरफ से ना तो खारिज किया गया है, ना ही स्वीकार किया गया है। आपको बता दें, मिडल ईस्ट में जारी ईरान अमेरिका युद्ध लगातार खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। पहले ये युद्ध ईरान इजराइल का हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अब ईरान और अमेरिका के बीच ये युद्ध बन चुका है। ईरान का कहना है कि उसने चाबहार के निकट अपनी तट रेखा से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर क्रूज मिसाइलें दागी। आपको बता दें, इस खबर ने, इस दावे ने अमेरिका की भौहें चमका दी है दोस्तों, और ईरान के पड़ोसियों तक को चौंका कर रख दिया है, क्योंकि यूएसएस अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमान वाहक पोतों में से एक माना जाता है, जो अपनी परमाणु ऊर्जा, विशाल आकार और हालिया ईरान संघर्ष में भूमिका के कारण प्रसिद्ध है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि अमेरिका इस पर क्या बयान देता है। क्या रिटेलिएट करेगा अमेरिका, या फिर इस नुकसान को भी चुपचाप झेल जाएगा, दुनिया को नहीं बताएगा अपनी बेइज्जती की बात। जिस प्रकार से ईरान को छोटा पैकेट समझने का प्रयास कर रहा था अमेरिका दोस्तों, उतना ही बड़ा धमाका निकला ईरान। अगली खबर आपको बता दें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ईरान भी किसी से कम नहीं है दोस्तों। अकेला होकर भी इजराइल और अमेरिका को धूल चटा दे रहा है। बता दें, ईरान ने एक नया वीडियो जारी किया है, जानबूझ करके वीडियो जारी किया है दोस्तों। ईरान ने यूएस के F-18 फाइटर जेट पर दागी है मिसाइलें। सबूत देने के लिए वीडियो भी जारी कर दिया। अब पीस टॉक का क्या होगा बता दें। क्या अब हो पाएंगी शांति वार्ता? जिस प्रकार से लगातार ईरान ने पहुंचा दिया अमेरिका को नुकसान दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच क्या चल रहा है, इस पर हर सेकंड सस्पेंस गहराता जा रहा है। कभी शांति वार्ता की बातें सामने आती है तो कभी अटैक की बातें सामने आती है। आखिर कौन क्या चाहता है, कौन क्या चाह रहा है, बैकएंड में हकीकत क्या है, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, इस पर लगातार अटकलें चलती रहती हैं दोस्तों। अब आपको बता दें, एक अटैक की बड़ी जानकारी सामने आई है, वो भी ऐसे समय जब पीस टॉक चल रहा है। पीस टॉक के बीच में आसमान में अमेरिका के पावरफुल फाइटर जेट पर ईरान ने अटैक कर दिया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बोले तो IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी सेना के एक F-18 लड़ाकू विमान को हिट किया है। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया दोस्तों। ये अटैक तब हुआ है जब विमान हिंद महासागर के
ऊपर से जा रहा था। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है और भारत के लिए बहुत अहम है। जी हाँ, ईरान की सरकारी मीडिया और IRGC के बयानों के अनुसार अमेरिकी लड़ाकू विमान उनकी हवाई सीमा के करीब मंडरा रहा था, जिसे ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक किया और मार गिराया। F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिका के सबसे आधुनिक और घातक विमानों में से एक माना जाता है, जो USS अब्राहम लिंकन जैसे विमान वाहक पोतों से उड़ान भरते हैं। F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिका के सबसे आधुनिक और भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में से एक है। इसे मार गिराना अमेरिका की सैन्य साख पर बहुत बड़ा प्रहार है। अगर ये दावा सच निकलता है और विमान हिंद महासागर की गहराइयों में समा गया है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए रेड लाइन पार करने जैसा होगा। दोस्तों, पेंटागन ने फिलहाल अभी तक इस बात पर भी, इस चीज पर भी चुप्पी साध रखी है। इस पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। यानी सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी बेड़े में भारी हलचल देखी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लगातार ट्रंप मीटिंग पर मीटिंग बुला रहे हैं। यानी एक तरफ USS अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाया ईरान ने, दूसरी तरफ उसके सबसे सुपर पावर F-18 सुपर हॉर्नेट को मार गिराया। इससे बड़ा नुकसान अमेरिका देश के लिए और अमेरिका देश की साख पर क्या ही होगा दोस्तों। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया इस लड़ाकू विमान को गिराने के बाद कि क्या भारत के करीब पहुंच चुका है युद्ध का खतरा। बता दें, हिंद महासागर में हुई इस घटना ने भारत की चिंताएं अवश्य बढ़ा दी हैं, क्योंकि दोस्तों ये वही समुद्री रास्ता है जहां से भारत का ज्यादातर व्यापार और तेल की सप्लाई होती है। अगर यहाँ हवाई हमले और मिसाइलें चलने लगी तो कमर्शियल जहाजों के लिए ये रास्ता डेंजर जोन बन सकता है। अब आपको बता दें दोस्तों, जानकारी ये भी है कि अमेरिका में अब मिसाइलें खत्म होने लगी है। ईरान युद्ध की वजह से ट्रंप ने 4 गुना प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिका ने हथियार को लेकर 3 बड़े करार किए हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या अमेरिका में मिसाइल और रॉकेट घटने लगे हैं। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई और ईरान से लड़ते हुए अमेरिका को हथियार घटने की चिंता सता रही है। अमेरिकी युद्ध मंत्रालय ने घोषणा की है कि उन्होंने 4 कंपनियों के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि हथियारों के उत्पादन में बढ़ोतरी और प्रक्रिया में तेजी आ सके। अब आप ही सोचिए दोस्तों, क्या हालत हो गई है अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप जैसा मूर्ख राष्ट्रपति न कभी हमने देखा तो न कभी देखेंगे। आखिर क्या जरूरत थी ये युद्ध करने की दोस्तों। कौन सा ईरान परमाणु हथियार हासिल करने के बाद दूसरे देशों पर हमला करता। जैसे अन्य देशों के पास परमाणु हथियार है, वैसे ईरान के पास भी परमाणु हथियार होता। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती का खामनेई का प्रशासन जिस प्रकार से अमेरिका की कोई वैल्यू नहीं करता था दोस्तों, तो ट्रंप को यह लग रहा था कि मैं जिस प्रकार अभी सरकार में हूँ, तो क्यों ना खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकता हूं, क्योंकि मैं तो एक सुपर पावर कंट्री हूं। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर आजमा ही ली अमेरिका की पावर, और आज मिसाइलों के लिए, बंदूकों के लिए बड़े बड़े 3 समझौते करने पड़ रहे हैं। आपको हम आगे ये भी बताएंगे कि अमेरिकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस युद्ध को लेकर क्या कह रहे हैं, कैसे मुंह पर तमाचा मार रहे हैं ट्रंप के दोस्तों, वो हम आपको आगे बताएंगे इसी खबर में। फिलहाल हम आपकी राय जानना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप लोग, अवश्य कमेंट करिएगा दोस्तों। इस चीज को मद्देनजर रख करके कि भारत को कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है ऊर्जा को लेकर, ट्रंप के इस फैसलों ने कैसे पूरी दुनिया में हाहाकार मचवा दिया है। ऐसे में आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगली सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां उधर रशिया ने रातों रात नाटो देश के पावर स्टेशन को उड़ा दिया दोस्तों। यूरोप में ड्रोन घुसपैठ से मचा दिया हड़कंप। क्या एक्टिव हो जाएगा आर्टिकल 5। बता दे, बहुत बड़ी चौंका देने वाली खबर। नाटो देश एस्टोनिया ने दावा किया है कि बुधवार एक रूसी ड्रोन ने उसके पावर स्टेशन पर हमला कर दिया। इससे पावर स्टेशन से सप्लाई कुछ समय के लिए रोकनी पड़ गई, लेकिन जल्द ही इसको बहाल कर दिया गया। ये किसी नाटो देश पर रशिया के हमले का दुर्लभ मामला है दोस्तों। इस हमले के बाद से यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है। इसका एक बड़ा कारण मध्य पूर्व में जारी संघर्ष है, जिसमें नाटो का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका फंसा हुआ है। ऐसे में वो चाहकर भी रशिया के खिलाफ नाटो की मदद नहीं कर सकता। बता दें, क्या एक्टिव होगा नाटो का आर्टिकल 5। दोस्तों, रशिया ने सीधे एक नाटो सदस्य देश पर हमला किया है। हालांकि ये हमला काफी छोटा है और इसके कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ है। ऐसे में इस बात की कम आशंका है कि नाटो अपना आर्टिकल 5 लागू करेगा। नाटो के आर्टिकल 5 में सामूहिक रक्षा का आधारभूत सिद्धांत है, जिसके मुताबिक सदस्य देशों में से किसी एक या अधिक देशों पर किया गया सशस्त्र
सशस्त्र हमला उन सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि अन्य सदस्य देश संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से सैन्य बल के प्रयोग सहित सहायता करेंगे। तो वहीं आपको अगली खबर बता दें, जहां अमेरिका ईरान को छोटा देश समझ रहा था दोस्तों, और अब जब वार्तालाप की बातें चल रही हैं, तो आपको बता दें ईरान ने जो है अमेरिका का प्रपोजल ठुकरा दिया दोस्तों। कह दिया कि ट्रम्प की शर्तों पर नहीं होगा सीज फायर, हम खुद तय करेंगे कब खत्म करना है युद्ध, हमारी शर्तों पर खत्म होगा ये वॉर। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमेरिका ने युद्ध खत्म करने के लिए ईरान को ऑफर दिया था, लेकिन ईरान ने ऑफर को ठुकरा दिया। ईरानी सरकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने युद्ध खत्म करने के यूएस के प्रस्ताव का रिव्यू किया। तेहरान ने कहा है कि वो सिर्फ अपनी शर्तों और समय पर ही लड़ाई खत्म करने के लिए राजी होगा। एक अधिकारी के हवाला से ईरान के प्रेस टीवी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी प्रस्ताव पर तेहरान की शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक नहीं थी। साथ ही एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से लिखा है कि प्रस्ताव की अभी समीक्षा की जा रही है। तेहरान ने कहा है कि युद्ध कब खत्म करना है इसका फैसला पूरी तरह से ईरान ही करेगा। साथ ही उसने कह दिया कि अमेरिका को युद्ध खत्म करने का समय तय करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और दुश्मनी तभी रोकने पर राजी होगा जब उसकी शर्तें पूरी तरह से पूरी हो जाएंगी। साथ में अमेरिका के सामने ईरान ने 5 बड़ी मांगे भी रख दी हैं दोस्तों। वो 5 मांगे क्या है आपको बता दें। पहला है कि दुश्मन की ओर से हमला और हत्याएं पूरे तरीके से रोका जाना चाहिए। दूसरी शर्त है ऐसा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए जिसके तहत ईरान पर दोबारा युद्ध थोपा ना जा सके। तीसरी शर्त है कि युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई और मुआवजे के भुगतान की स्पष्ट और गारंटी युक्त व्यवस्था होनी चाहिए। चौथी शर्त है दोस्तों पूरे क्षेत्र में शामिल सभी मोर्चों और सभी प्रतिरोधी समूहों के लिए युद्ध का पूर्ण समापन होना चाहिए। पांचवा अंतिम और सबसे बड़ी शर्त यही है कि हॉर्मुज पर अपने अधिकार के प्रयोग को लेकर ईरान के संप्रभु अधिकार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और गारंटी मिलनी चाहिए। ये 5 ऐसे सबसे बड़े शर्त है जिन पर ईरान मध्यस्थता करेगा, सीज फायर करेगा। ऐसे में दोस्तों हमें नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ये 5 शर्त मानेंगे, क्योंकि ये 5 शर्त बहुत बड़ी मांगे हैं जो कि अमेरिका कभी चाहकर भी पूरी नहीं करने वाला। अगर ईरान इसमें से 2-3 शर्तों को हटा दे तो शायद गुंजाइश बन जाएगी सीज फायर की। बहरहाल दोस्तों इन 5 मांगों पर आपको क्या लगता है, क्या कभी युद्ध विराम हो पाएगा? इतना ही नहीं, युद्ध विराम तो छोड़िए, ईरान ने यह तक कह दिया कि हम डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करते, डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं करेंगे। सिर्फ जेडी वेंस ही ऐसे अधिकारी हैं जिसके साथ हम निर्णायक बातचीत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जेडी वेंस पर पूरा भरोसा जताया है। बता दें ईरान ने साफ संकेत दिया है कि वो अमेरिका के साथ संभावित बातचीत में जेडी वेंस को प्राथमिकता देता है, न कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगियों को। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनेर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व वाली टीम को सिरे से खारिज कर दिया। तेहरान का मानना है कि इन लोगों के साथ बातचीत करने का कोई भी फायदा नहीं, कोई भी बेनिफिट नहीं है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें उधर ट्रंप के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी साफ साफ कह दिया था कि भारत चाहता है कि युद्ध खत्म हो जाए। इसके पीछे कारण भी दिया। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत के दौरान परसों साफ साफ कह दिया था कि भारत अमेरिका ईरान युद्ध खत्म होते हुए देखना चाहता है, क्योंकि ये सभी देशों को प्रभावित कर रहा है, हर किसी को प्रभावित कर रहा है। भारत की मोदी सरकार ने बुधवार को पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा के लिए आयोजित सर्वदलीय बैठक में राजनीतिक दलों के नेताओं को ये जानकारी दी। इतना ही नहीं दोस्तों, उधर बैठक में विपक्षी नेताओं ने ईरान अमेरिका युद्ध में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे मध्यस्थता पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या पाकिस्तान की भूमिका भारत के लिए झटका है। तो इस पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने 2 टूक जवाब देते हुए कह दिया कि ये कोई नई बात नहीं है। साल 1981 से पाकिस्तान ये भूमिका निभा रहा है। भारत दलाल देश नहीं बन सकता जो दूसरे देशों के पीछे भागे और पूछे कि क्या उसकी सेवाओं की आवश्यकता है। ऐसे में जयशंकर जी के तगड़े जवाब का अगर आप भी समर्थन करते और मानते हैं कि विपक्ष का काम ही है बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ अपनी रणनीति को ऊपर रखना, चाहे उसके लिए वो ये नहीं देखते कि किस बात किस मुद्दे को उठा रहे हैं, बस उनको दुनिया के सामने जनता के सामने अपने आप को सही साबित करना होता है, उसके लिए वो किसी को भी गिराने का प्रयास कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा दोस्तों, सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जलवा आज युद्ध के समय में भी बरकरार है। दोस्तों दुनिया के फिर एक बार सबसे लोकप्रिय नेता बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऐसे में सबसे दिलचस्प बात युद्ध के समय में डोनाल्ड ट्रंप कितने नंबर पर हैं वो आपका जानना बहुत जरूरी है। बता दें अमेरिका की एक डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने ताजा वैश्विक सर्वे जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बनकर उभार दिया है। दोस्तों उस सर्वे में एक बार फिर से वो
सबसे नंबर 1 पर लोकतांत्रिक नेता बनकर उभरे हैं। उनको 68% की मजबूत अप्रूवल रेटिंग के साथ पहला स्थान मिला है। दोस्तों, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर के मुताबिक ये आंकड़े 2 से 8 मार्च 2026 के बीच जुटाए गए डेटा पर आधारित है, जो विभिन्न देशों के वयस्कों के विचारों के 7 दिन के मूविंग एवरेज को दर्शाते हैं। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी की लगातार बनी घरेलू लोकप्रियता और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय पहचान को उनकी बढ़त का मुख्य कारण बताया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं बाकी नेताओं की। इस सर्वे में स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग को 62% अप्रूवल रेटिंग के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला। दोस्तों, वहीं अन्य प्रमुख वैश्विक नेताओं की रेटिंग काफी पीछे रही। ऐसे में अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मात्र 39% और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को 24% मात्र अप्रूवल रेटिंग मिला है। इससे बड़ी और गंदी अप्रूवल रेटिंग दोस्तों किसी के लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सुपर पावर देश के राष्ट्रपति हैं, इसीलिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो 17% अप्रूवल और 75% डिसअप्रूवल के साथ सूची में निचले पायदान पर रहे हैं। दोस्तों, इस सर्वे की बात करें तो इस सर्वे में दूसरी बार टॉप पर बने रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जहां केवल 26% लोगों ने असहमति जताई, उनके लिए जो अन्य नेताओं की तुलना में काफी कम है। यह लगातार दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस सूची में शीर्ष पर टॉप पर बने हुए हैं। इससे पहले जुलाई 2025 की इस रिपोर्ट में भी उन्हें 75% के साथ अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय नेता बताया गया था। जी हाँ, ऐसे में कांग्रेचुलेशन प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर बहुत बहुत बधाई पीएम मोदी जी कमेंट में भारी मात्रा में हर कोई कहेगा। दोस्तों, जरूर कमेंट करके कहिएगा। साथ ही साथ लॉन्ग लिव पीएम मोदी जी भी कहना मत भूलिएगा। उधर आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ ईरान पॉलिसी पर घर में ही घिर गए डोनाल्ड ट्रंप। 59% अमेरिकियों ने कह दिया कि ट्रंप ने हद पार कर रखी है। जी हाँ, एक तरफ जहां ईरान भी इस युद्ध में पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी कह रहे हैं कि ईरान युद्ध बहुत जल्द खत्म होने वाला है। फिलहाल इसकी संभावना, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, बहुत कम है। लेकिन इस बीच एसोसिएटेड प्रेस NORC सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च ने एक सर्वेक्षण किया है। दोस्तों, सर्वे के मुताबिक ज्यादातर अमेरिकी नागरिक ये मानते हैं कि ईरान के खिलाफ हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाई अत्यधिक हो गई है। साथ ही कई लोग बढ़ते पेट्रोल की कीमतों और उसके खर्च को लेकर गहरी चिंता भी जता रहे हैं। ऐसे में सर्वेक्षण में पाया गया है कि लगभग 59% अमेरिकियों का कहना है कि ईरान में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई हद से ज्यादा हो चुकी है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप मध्य पूर्व में और अधिक युद्धपोत तथा सैनिक तैनात करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी ये मानते हैं कि ईरान पर अत्याचार युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं ट्रंप लगातार युद्धपोत अपने सैनिकों को ईरान के आसपास भेज रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप भी रुकने को तैयार नहीं, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अमेरिकी जनता से परे जा रही है अमेरिकी सरकार। अब ऐसे में आप मान सकते हैं कि अमेरिकी बिल्कुल नहीं चाहते कि ट्रंप सत्ता में बने रहे। जी हाँ दोस्तों, तो उधर आपको बता दें, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में देवी माँ का एकमात्र शक्तिपीठ मौजूद है जिसकी बलोच लोग रखवाली करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। नवरात्रि के दिनों में आपको बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगलाज नाम का शक्तिपीठ है। स्थानीय लोगों में ये नानी की दरगाह के नाम से भी प्रसिद्ध है। माँ का लज्जा स्वरूप होने के कारण इसका नाम हिंगलाज पड़ा है। देश दुनिया में इस शक्तिपीठ को लेकर बड़ी मान्यताएं भी हैं। कहते हैं कि माँ का ये शक्तिपीठ जाति धर्म के बंधन से मुक्त है, इसीलिए ये शक्तिपीठ हिंदू मुस्लिम के बीच सद्भावना सौहार्द की एक मिसाल है। इसमें इंटरेस्टिंग बात तो यह है दोस्तों कि बलोच के लोग इस मंदिर का देखभाल करते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के इस शक्तिपीठ की देखभाल स्थानीय बलोच करते हैं। इस शक्तिपीठ को लेकर उनमें गहरी आस्था भी है। जी हाँ, ऐसे में कमेंट में आप लोग माँ हिंगलाज जरूर कहिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, खुद भगोड़े जाकिर नाइक ने बताया कब आएगा वो भारत। कह रहा है पीएम मोदी से मुझे बहुत फायदा हुआ, भारत जाऊंगा तो रेड कारपेट पर होगा मेरा स्वागत। जी हाँ, भगोड़ा करार दिया गया विवादित धार्मिक गुरु जाकिर नाइक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर कई तरह की बातें कर रहा है। साथ ही उसने अपने भारत वापस आने से जुड़े सवाल के जवाब में बताया कि वो भारत कब आएगा। वायरल होने वाला वीडियो ताजा नहीं है, बल्कि लगभग 1 वर्ष पुराना है। जाकिर नाइक ने पाकिस्तानी यूट्यूबर नादिर अली के साथ खास बातचीत की। उस दौरान नादिर ने सवाल किया कि क्या अब आपका इंडिया जाना मुमकिन है या नहीं, तो उसने जवाब दिया कि भारत जाना बहुत आसान है लेकिन वापस आ पाना बहुत मुश्किल। नाइक ने आगे कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो वो रेड कॉर्पेट के साथ मेरा स्वागत करेंगे और कहेंगे कि आओ, लेकिन वो जेल में बैठा देंगे क्योंकि उनकी लिस्ट में नंबर 1 टेररिस्ट तो जाकिर नाइक ही है। नाइक ने कहा कि बड़ी तादाद में अगर गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करेंगे तो जाहिर है कि मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां बीजेपी किस ताकत के दम पर पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का
का बना रही है मन। बता दें बीते 14 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पंजाब के मोगा में थे। वहां उन्होंने बीजेपी की बदलाव रैली को संबोधित किया। इस रैली में उनके भाषण से 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति का अंदाजा मिलता है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अगले साल फरवरी मार्च में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोस्तों मोगा की रैली में अमित शाह जी ने साफ साफ कहा कि पहले हम आपके पास छोटे भाई के रूप में आते थे, लेकिन आज से बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने चाह रही है। ये घोषणा न सिर्फ शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन की सारी अटकलों पर विराम लगा रही है, बल्कि पंजाब की राजनीति में बीजेपी की नई भूमिका का भी संकेत दे रही है। दोस्तों पंजाब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता इस बारे में कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों में अमित शाह जी कई बार पंजाब आए हैं। हर बार उन्होंने प्रदेश बीजेपी नेतृत्व से यही कहा है कि हमें पंजाब में अपना संगठन मजबूत करना है। मोगा की रैली में अमित शाह जी के रुख से अब यह करीब करीब स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी 2027 के चुनाव में 117 सीटों पर अकेले उतरने वाली है। दोस्तों अमित शाह जी ने अपनी रैली में लोगों से यह भी कहा कि आपने सभी पार्टियों को मौका दिया, अब हमें एक मौका दीजिए। उनकी इस बात को बीजेपी नेता पंजाब की जनता से सीधी अपील के तौर पर देख रही है। जी हां दोस्तों, आपको क्या लगता है बीजेपी के लिए पंजाब जीतने के लिए कौन से नई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? उधर आपको बता दें गुजरात में यूसीसी बिल पास हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि सभी के लिए समान कानून ही प्राथमिकता है। जी हाँ, गुजरात विधानसभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बोले तो यूसीसी बिल 2026 को पास कर दिया। इसी के साथ बीजेपी शासित गुजरात दूसरा राज्य बन गया जहां सामान्य नागरिक संहिता विधेयक पारित हुआ है। गुजरात विधानसभा ने करीब 7 घंटे से अधिक समय तक चली लंबी बहस के बाद बहुमत से सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। गुजरात में यूसीसी बिल पारित होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रिएक्ट किया। अमित शाह जी ने एक्स पर पोस्ट में राज्य के मुख्यमंत्री और बिल का सपोर्ट करने विधायकों को इसके पारित होने पर बधाई दी। कहा मुझे हर्ष है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पारित करने का ऐतिहासिक कार्य कर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, ये बीजेपी का स्थापना से ही संकल्प रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की राज्य सरकारें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। मुझे हर्ष है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पारित करने का ऐतिहासिक कार्य कर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। उधर बता दें भाजपा ने आरजी कर रेप केस की पीड़िता की मां को दिया टिकट। कहां से लड़ेंगी अब ये चुनाव? दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बुधवार को उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में 19 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया गया। भाजपा ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में साल 2024 में हुए रेप केस की पीड़िता की मां को भी टिकट दिया है। पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पानीहाटी विधानसभा सीट से उतारा गया है। दोस्तों भाजपा की लिस्ट के मुताबिक कूच बिहार दक्षिण से रथिंद्र नाथ बोस को टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल में वही इस बार 2021 के मुकाबले 2.5 से 3 गुना अधिक तैनात होंगे सीएपीएफ के जवान। लोकल पुलिस का काम होगा केवल लाइन लगवाना। जी हां, पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए इस बार चुनाव आयोग की सीएपीएफ में शामिल बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी के 2.5 से 3 लाख जवानों को तैनात करने की योजना है, जो कि 2021 में हुए विधानसभा चुनाव की तुलना में 2.5 से 3 गुना अधिक होगा। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें क्या अब 35 दिन में बुक होगा एलपीजी सिलेंडर? गाँव के लिए क्या अलग है नियम? इस पर सरकार ने क्या कहा दोस्तों, और लोगों के बीच क्या खबरें फैलाई जा रही है आपको बता दें क्या है इसकी रियलिटी। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध के चलते दुनिया में जिस प्रकार से हलचल मची हुई है, हॉर्मुज बंद होने और बीते दिनों टैंकरों पर अटैक की वजह से खास तौर पर तेल गैस संकट कई देशों में चिंता का वजह बन गया है। भारत में भी एलपीजी की किल्लत देखने को मिली है। इस बीच सरकार की ओर से कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इनमें शहरों में एलपीजी सिलेंडर रिफिल की बुकिंग के लिए समय सीमा को 21 दिन से 25 दिन भी किया जा चुका है। लेकिन अब कई रिपोर्ट्स में इस तरह के दावे किए गए हैं कि सरकार ने एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नए नियम में फिर से बदलाव करके इसको 35 दिन कर दिया है, यानी 25 दिन के बाद अब 35 दिन में एलपीजी बुक हो पाएगा, मिलेगा सिलेंडर। इन पर सरकार की ओर से बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों, और साफ कर दिया है कि ऐसा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 25 दिन ही अभी भी समय सीमा जारी है, कोई 35 दिन वाला सवाल नहीं है। दोस्तों तमाम रिपोर्ट्स में फेक खबरें फैलाई जा रही है कि ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने एलपीजी गैस बुकिंग से जुड़े नियम बदल दिए हैं और 2 सिलेंडर रखने वाले यूजर्स के लिए गैस रिफिलिंग की समय सीमा को बढ़ाकर अब 25 से 35 दिन कर दिया गया है, यानी दूसरे एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग 35 दिन बाद हो सकेगी। लेकिन इस तरह की खबरों पर अब सरकार का बयान आ चुका है और ये पूरी तरीके से झूठी जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वहीं एलपीजी संकट के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिनके पास भी पाइप वाला गैस है, यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस है, पीएनजी है, पीएनजी की सुविधा होने के बाद भी ऐसे लोग दोस्तों एलपीजी सिलेंडर को रखते हैं अपने पास। ऐसे में पीएनजी होते हुए गैस लेने वालों की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी, यानी उनको घरेलू गैस नहीं दिया जाएगा, एलपीजी सिलेंडर उनके लिए बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने इसको लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी क्लियर हो गई होगी। और भी कोई सवाल हो तो कमेंट में अवश्य कहिएगा दोस्तों, हम उसका वहीं जवाब देंगे। नहीं तो वीडियो
वीडियो के माध्यम से उसका जवाब दे देंगे। तो सवाल हो तो अवश्य पूछेगा, लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।